हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बारे में मैंने डिस्कस करवाया था, लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए कि 30 क्वेश्चन होगी ऑब्जेक्टिव का और 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का आपके पेपर में पूछे जाएंगे सब्जेक्टिव। तो फाइनली मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया। सब्जेक्टिव में तो पूरा क्वेश्चन है, पूरा बुक में तो बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। लिटरेचर पार्ट का देखा जाए तो अलग है, निबंध सेक्शन का देखा जाए तो अलग है, संपादक, फीचर लेखन, पत्र लेखन का देखा जाए तो अलग है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन हमारे 2024 के पेपर के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन हमारे पेपर में छपेगी। तो फाइनली आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां पे मैं आपको डिस्कस करवाने वाला हूं। पत्र लेखन से भी डिस्कस करवाऊंगा, निबंध लेखन से भी डिस्कस करवाऊंगा, क्वेश्चन आंसर भी हम लोग बेहतरीन तरीके से इस वीडियो में हम लोग करने की कोशिश करेंगे। जितना ज्यादा हो सके अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी पता चले ना कि हमारे पेपर में सब्जेक्टिव में किस प्रकार से क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो फाइनली आप लोगों का क्विक रिवीजन का क्लास स्टार्ट हो चुका है। जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश कोर लिए हैं ना फाइनली, तो इंग्लिश कोर का क्विक रिवीजन हमारे स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि आप लोगों ने बताया था सर क्विक रिवीजन हम लोग को 3 फरवरी को होना चाहिए, तो फाइनली मैं आज क्विक रिवीजन का एक वीडियो अपलोड कर दिया हूं ग्रामेटिकल सेक्शन का। अगर आप इंग्लिश कोर लिए ना तो कम से कम आपको इस बात को पता होना बहुत जरूरी है कि 5 मार्क्स का पूछे जाएंगे ग्रामेटिकल क्वेश्चन। ग्रामेटिकल क्वेश्चन अगर आप 5 मार्क्स अपने मुट्ठी में कब्जा करना चाहते हैं, एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, याद रखिएगा, इसी तरह से थंबनेल बना हुआ है, आज ही अपलोड किया हूं, एक बार देख लीजिएगा। सारा क्वेश्चन वादा करता हूं मेरे लाल, वो सारा क्वेश्चन जाना उसी से टपकेगी ऑब्जेक्टिव का, किसमें, ग्रामेटिकल सेक्शन का। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बेहतरीन तरीके से। मैं आपको एक एक करके मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बस आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। रट्टा लगाने का समय नहीं रहा, क्या रट्टा लगाने का समय नहीं रहा। जब भी आपके पेपर में निबंध लेखन हो, पत्र लेखन हो, हमेशा ना करंट क्वेश्चन पूछा जाता है। सर जैसे कि 2021 में कोरोना वायरस था, उस समय लेटर सेक्शन में भी, निबंध सेक्शन में भी, संचार जनसंचार के बारे में भी वहां पे पूछे जाते थे कोरोना वायरस के बारे में। तो अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोगों का चुनाव आ रहा है। क्या आ रहा है? चुनाव आ रहा है। 2 समस्या हमें देखने को मिलता है, एक चुनाव की समस्या और दिन प्रतिदिन जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तीसरा समस्या क्या है? हमारे वातावरण प्रदूषण हो रही है। चौथा समस्या क्या है सर? दिन प्रतिदिन चोरी अपराध की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस सब के बारे में बेहतरीन तरीके से डिस्कस करवाऊंगा। एयरफोन लगा के सिर्फ सुनना है, लिखना कुछ नहीं है, समझना सिर्फ, ठीक है। समझते हैं सर। लोकतंत्र में चुनाव, अब आते हैं सर, चुनाव का दिन आ गया है। अब लोकतंत्र में चुनाव क्या है, थोड़ा सा मैं जूम कर दूं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे, कोई दिक्कत ना हो। देखिए सबसे पहले आपसे पूछा गया कि लोकतंत्र, देखिए भारत में ना लोकतंत्र को बहुत बेहतरीन नजर से देखा जाता है, ठीक है, समझिएगा। लोकतंत्र में चुनाव जनता को राजनीतिक शिक्षा देने का विश्वविद्यालय है। जिस तरह से हम लोग स्कूल कॉलेज जाते हैं, मेरे भाषा को समझिएगा, जिस तरह से स्कूल कॉलेज जाते हैं तो शिक्षक हमें ना सिखाते हैं किसके बारे में, स्टडी कराने के बारे में। ठीक इसी तरह से चुनाव जो होती है ना, चुनाव ये राजनीति का एक विश्वविद्यालय है। लोकतंत्र के लिए एक राजनीति का विश्वविद्यालय है, जिसे हम लोग यूनिवर्सिटी कहते हैं। मानव समुदाय एवं शासन व्यवस्था की अवधारणाओं पर गौर करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह कथन बिल्कुल सही है। किसने कहा था यह स्टेटमेंट कि लोकतंत्र में चुनाव जनता को राजनीतिक शिक्षा देने का विश्वविद्यालय है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। चुनाव व्यवस्था को लोकतंत्र का मूल कहा जा सकता है। लोकतांत्रिक शासन में राज्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व दिया जाता है। समझिएगा, चुनाव व्यवस्था को लोकतंत्र का मूल्य कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, इस बात पर गौर कीजिएगा। लोकतांत्रिक शासन में राज्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व दिया जाता है। राज्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व दिया जाता है। राज्य व्यक्ति के विकास के लिए पूर्ण अवसर प्रदान कराता है। जिस तरह व्यक्ति और समाज को अलग करके दोनों के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है, ठीक इसी तरह से यहाँ पे बताया गया है। समझिएगा एक एक पॉइंट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस को समझना बहुत जरूरी है, बाकी सारा चीज सरल तरीके से बनाएंगे। अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। राज्य व्यक्ति के विकास के लिए पूर्ण अवसर प्रदान करता है। जो राज्य है ना व्यक्ति के विकास के लिए, व्यक्ति मान लेते मैं एक व्यक्ति हूं, राज्य हमें देते हैं कि आप जाइए कुछ कीजिए, विकास कीजिए, आप अपने क्षेत्र को, अपने घर को, द्वार को विकसित की ओर लेके चलिए। ये कौन कहता है? राज्य हमें ये अवसर देते हैं। इसी तरह तो देखिएगा हम लोग किसानों के लिए बीज का प्रावधान करते हैं। गरीब फैमिली से कोई बिलोंग करते हैं तो उनको इंदिरा आवास या अबू आवास के, जो अभी झारखंड में चल रहा है अबू आवास,
जो चल रहा है आप लोगों को घर घर में भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे आपको गांव में। साथ ही साथ मछली पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, ये सब दे रहे हैं ताकि आप विकास कर सके, याद रखिएगा, ठीक है। आगे लिखता है क्या, समझिएगा कि जिस तरह व्यक्ति और समाज को अलग करके दोनों के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है, मतलब व्यक्ति को और समाज को अलग हम लोग नहीं रख सकते, ना व्यक्ति को अलग रख सकते हैं ना ही समाज को हम लोग अलग रख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता और सरकार को अलग अलग नहीं के देखा जा सकता है। मतलब बोल रहा है क्या, जिस प्रकार से व्यक्ति और समाज को हम लोग अलग रूप से अलग मतलब अलग हम लोग नहीं देख सकते हैं, हम लोग हमेशा कॉम्बिनेशन में देख सकते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ पे बताया गया है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता और सरकार को हम लोग अलग नहीं देख सकते हैं। अतः लोकतंत्र में चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः लोकतंत्र में चुनाव क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर चुनाव नहीं होगी तो फिर सऊदी अरब जैसा हो जाएगा। कैसे, तो आज मैं अगर मैं प्रधानमंत्री एग्जांपल, तो मेरा बेटा प्रधानमंत्री, उनका बेटा प्रधानमंत्री, उनका बेटा, मतलब जनरेशन कंटिन्यू क्या होगी, चलती रहेगी। इसलिए चुनाव होना बहुत जरूरी है। आगे लिखता है क्या कि भारत में स्वतंत्रता के बाद, भारत जब 1947 को स्वतंत्रता हुई थी, फ्रीडम हुआ था, लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकृति मिली और इसी के साथ जनता को एक निश्चित अंतराल के बाद अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार मिला। 26 जनवरी 1950 को भारत का गणतंत्र बना। 26 जनवरी 1950 को भारत का गणतंत्र बनाया गया, जो अभी प्रेजेंट हम लोगों के दौर से गुजर रही है, मतलब हम लोगों के आसपास से गुजर चुकी है। इसके बारे में क्या बताता है कि इसके बाद वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत में पहला आम चुनाव, कई बार पूछे जाते हैं, पहला आम चुनाव याद रखिएगा 1952 में, दूसरा आम चुनाव अगर आपसे पूछा जाएगा 1957 में। पहला आम चुनाव इतना में हुआ था, पहले मतदान करने की न्यूनतम आयु, पहले लोग कितना में वोट देते थे, 21 साल की उम्र जिनका भी हो जाता था वो लोकसभा, याद रखिएगा, या एमएलए का वोट जाकर दे सकते थे। लेकिन 1989 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा न्यूनतम आयु सीमा को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। मतलब आप वोट डाल सकते हैं। हाँ, आपको मैं बोल रहा हूं, आपका 18 साल नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, अच्छा हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो, अगर हो गया तो आपको इस बार वोट देना पड़ेगा, ठीक है। अब तक लोकसभा के लिए 17 चुनाव हो चुके हैं। 17वीं लोकसभा का चुनाव वर्ष 2019 में संपन्न हुआ है। लोकतंत्र जैसी गौरवशाली शासन पद्धति की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए चुनाव का साफ और भ्रष्टाचार मुक्त रहना आवश्यक हो जाता है, जिससे कि योग्य और उचित उम्मीदवार को चुने जाते हैं। जब भी चुनाव होती है ना, तो हम लोग ऐसे एक नेता को चुनते हैं जो हमारे देश को अच्छी तरह से चला सके। हम लोग ऐसा नेता को कभी भी नहीं चुनते हैं जो हमारे देश को ना चला सके, है ना। चलिए आगे देखते हैं। लोकतंत्र की सफलता निष्पक्ष चुनाव के साथ साथ इस बात पर भी निर्भर करती है कि जनता शिक्षित हो एवं अपना हित समझती हो। इस साथ ही साथ लोकतंत्र जो हमारे कंट्री है, डेमोक्रेसी कंट्री है, हमारा जो देश है, लोकतांत्रिक जो देश है, इसमें हमें यह भी बताते हैं कि लोग जो है ना, इस बात पर भी निर्भर करती है कि जनता शिक्षित हो। क्या, जितना जनता शिक्षित होगी देश उतना विकास होगी, याद रखिएगा। इसीलिए भीमराव अंबेडकर ने कहा था, क्या कहा था भीमराव अंबेडकर ने, कि अपने हक के लिए पढ़ो, अपने हक के लिए पढ़ो। और हमारे नेता आज हमसे कहता है अपने हक के लिए लड़ो, हमारे हक के लिए पढ़ो, अपने हक के लिए पढ़ो। भीमराव अंबेडकर ने कहा था अपने संविधान में लिखते समय, और हमारे नेता आज हमसे कहता है अपने हक के लिए लड़ो। पर लड़ेंगे, अगर लड़ेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, अगर हम पढ़ेंगे तो आबाद हो जाएंगे। डिपेंड करता है हम पे और आप पे कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं अपने हक के लिए या लड़ना चाहते हैं हमारे हक के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते आता है। हम सभी देशवासियों को लोकतंत्र की सफलता के लिए समर्पित एवं सचेत रहकर अपने अधिकारों का सदुपयोग करते हुए अपने कर्तव्यों का भी पूर्ण निष्ठा से पालन करना होगा। यह है सर हमारा लोकतंत्र कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री, जो मैं बेहतरीन तरीके से बताया हूं। अब आते हैं सर हम लोग लेटर सेक्शन की ओर आते हैं। लेटर सेक्शन में लिखना बहुत जरूरी है। लेटर सेक्शन ये एक ऐसा सेक्शन है ना जो आप इजीली से ना 5 मार्क्स ला सकते हैं। आपके पेपर में 5 मार्क्स का एक लेटर, 5 मार्क्स में लेटर में पहला होता है सर स्ट्रक्चर, फिर होता है सर बॉडी, फिर होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर अगर सही तरह से लिख दिए दोनों को तो यहाँ पे आपको मिलेगी 3 मार्क्स। कितना मार्क्स? 3 मार्क्स। सर स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? तो देखिए जो हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट में लिखते हैं इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर, इसको हम लोग स्ट्रक्चर कहते हैं। और नीचे में जो हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर। बीच के पार्ट में जो हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बॉडी। ठीक है, समझिएगा।
एक एक बात को समझना बहुत जरूरी है। किसके बारे में बोल रहा है कि महंगाई से प्रभावित, अब आज जो है हम लोग बिल्कुल महंगाई के दौर से गुजर रहे हैं, पर महंगाई से प्रभावित आम जन जीवन के विषय में किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिख, किसी भी पेपर को आप लिख सकते हैं, किसी भी न्यूज़पेपर को। तो मैं लिख रहा हूं किसके बारे में, दैनिक जागरण के बारे में, समझिएगा। सेवा में संपादक महोदय, दैनिक जागरण, और रांची यहां पे लिखना है आपको, रांची याद रखना है, यहां पे रांची नहीं लिखना है आपको, रांची लिखना है। उसके बाद लिखना है विषय, किस लिए आप लिखना चाहते हैं, तो बताएंगे सर महंगाई से प्रभावित आम जन जीवन के संबंध में। इतना लिखने के बाद अब हम लोगों को क्या करना होगा, अब हम लोगों को इसके बारे में बताना होगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है हम लोग को, यहाँ पे क्या परेशानियां हो रही है। महोदय, मैं आपके लोकप्रिय पत्र के माध्यम से सरकार व प्रशासन का ध्यान दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई महंगाई और उससे उत्पन्न आम जन जीवन की विभिन्न परेशानियों को और आकर्षित करना चाहता हूं। मैं जिस तरह से लिखा हूं आपको भी ना टू कॉपी टू द पॉइंट ऑफ फाइनल एग्जाम में अगर आ जाए ये क्वेश्चन, ऐसा ही लिखना है अगर आप 5 में से 5 मार्क्स लाना चाहते हैं। ठीक है, क्या लिख रहा हूं कि मैं आपके लोकप्रिय पत्र के माध्यम से सरकार व प्रशासन का ध्यान दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई महंगाई और उससे उत्पन्न आम जन जीवन की विभिन्न परेशानियों को अपने ओर आकर्षित करना चाहता हूं। क्या कहता है महोदय, कुछ दिन से देश में महंगाई का स्तर पूर्व से अधिक गुना बढ़ते जा रहा है। दिन प्रतिदिन हम लोग देख रहे हैं ना क्या हो रही है कि हमारे यहाँ पे महंगाई बढ़ती जा रही है। देखिए इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि स्तर से पूर्व से अधिक गुना बढ़ता नजर आ रहा है। सामान्य जीवन यापन की वस्तुएं, खद्यान्न एवं अन्य उपयोगी वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि समस्त स्तर के परिवारों के लिए चिंता का विषय बन गया है। इस तरह से आपको लिखना है, ज्यादा ओल झोल करके नहीं लिखना है, ना ज्यादा हौच पौच करके लिखना है, क्लियर भाषा में लिखिए ताकि एग्जामिनर पढ़े तो उनको समझ में आए। ठीक है, और पत्र लिखते समय ना कभी भी इस तरह से क्रॉस ना करिएगा, ना इस तरह से काटना है ना इस तरह से काटना है। पत्र लिखते समय पूरा आपका ध्यान इस पत्र में होना चाहिए, तभी जाकर आपको 5 में से 5 मार्क्स मिलेगी। काटा कुटी का सिस्टम ना रखिएगा एग्जाम में, जितना काटना है अभी प्रेजेंट टाइम में लिखिए, समझिए, पढ़िए और काटते रहिएगा। ठीक है, उम्मीद है कि दोनों क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सर, शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर एक रिपोर्ट लिखें। दिन प्रतिदिन जो है ना हमारे यहाँ पे अपराधी की संख्या बढ़ती जा रही है, इसके बारे में हम लोगों को क्या करना होगा, एक रिपोर्ट लिखना होगा। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग जल्दी से बताइएगा कि आप लोग लिख पाएंगे या नहीं, या तो मैं ही बताऊं तो बताइएगा, मैं अगला वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब आते हैं सर क्वेश्चन आंसर क्या है। आधे आधे गाने के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। आधे आधे गाने के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जब तक मानव मन में उब व खींच व्याप्त होगी तब तक हमारा मन आधे अधूरे गाने में ही अटका रहता है। तात्पर्य यह है कि खींच और उब की वजह से हमारा मन किसी भी कार्य में पूरी तरह से मन नहीं लगता है, नहीं हो पाता है या नहीं लग पाता है। उल्लासित मन से ही हम पूरा गाना गा पाते हैं, अतः मन का साफ अर्थात प्रफुल्लित होना आवश्यक है। देखिए यहाँ पे जो आधे आधे गानों के माध्यम से जो क्वेश्चन पूछा गया ना, ये पिछले कई सालों से बार बार रिपीटेड हो रही है। तो हमें यहां तक लगता है कि जो जो क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हो रही है और जो क्वेश्चन कॉमन बन रही है ना, इस क्वेश्चन को हम लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन हमारा कि कवि मौन होकर प्रेमिका के मौन से कौन से प्रण पालन को देखना चाहता है। कवि मौन होकर अपनी प्रेमिका सुजान के इस प्रण पालन को देखना चाहता है कि वह कब तक उसकी पुकार सुनकर अनसुना करती है। कवि को लगता है कि सुजान ने चुप्पी साध लेने का प्रण किया हुआ है, इसलिए वह उसकी ओर ताकती तक नहीं है। कवि को विश्वास है कि उसका मौन ही उसकी प्रेमिका की चुप्पी का जवाब है। देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, कभी कभी जब हमारा स्टार्ट होता है, ये जब हम लोग स्टार्ट होती है ना तो पूरा मजा लगता है। मजा आने के बाद दिन प्रतिदिन उसके बाद क्या होती है कि थोड़ा सा ना हमारे रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते जाते हैं, और प्रॉब्लम ऐसा आ जाते हैं कि छोटे छोटे बातें पे हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। अब क्या करते हैं कि ये भी व्यक्ति खड़ा है, मान लेते हैं कि मेरा जीएफ मेरा नहीं है जी, आपका भी नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, बस एक बात याद रखिएगा कि दाढ़ी आने से पहले गाड़ी आ जाए। क्या, दाढ़ी आने से पहले गाड़ी आ जाए, तब जीने में मजा कुछ और है। और मेरे दोस्त एक बात मैं बता दूं, आप अपने पापा का पैसा से एजमोज कर रहे, ये जिंदगी नहीं है। आपके पैसे से आपके माता पिता एजमोज करे, ये जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियां है। तो मान लेते कि मैं हूं और मेरे बगल में, समझ गए होंगे ना, समझ रहे ना विनोद, हाँ बगल में वो है। अब क्या हुआ ना कि मैं इससे कह रहा हूं, इस टॉपिक को मैं समझा रहा हूं, समझ आइए। अब मैं ये सोच रहा है कि मुझे ये कुछ कहेंगे, हम लोग को दोनों में
क्या हो गई है, आन बान हो गई है। अब ये सोच रहे कि ये मुझे मनाएंगे और मैं सोच रहा हूं कि ये मुझे मनाएंगे, और इस तरह से ना दोनों एक दूसरे से कुछ बोल नहीं पाते हैं। ये टॉपिक में बताया गया था। अगर इस टॉपिक को बेहतरीन ढंग से अगर पढ़े होंगे ना तो आप इजीली से इसका आंसर कर सकते हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनती है वो आप लोगों को देखते रहना है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि सर निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्न का उत्तर दे। जैसे पहला, घड़ी साज के इम्तिहान पास करने से लेखक का क्या तात्पर्य है। यह क्वेश्चन अभी जाके आप जैक बोर्ड जाइए और वहां पे देखिएगा, यह क्वेश्चन अभी तक छप चुका है, एक बार जाकर देखिएगा। घड़ी साज का इम्तिहान पास करने से लेखक का तात्पर्य उन लोगों से है जो बुद्धिजीवी है, जो बुद्धि तो है उनके अंदर में, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, जिन्होंने साइकोलॉजिस्ट, सोशोलॉजिस्ट, जो भी बारे में, जैसे बायोलॉजिस्ट, जो न्यूरोलॉजिस्ट। तो इसी तरह से घड़ी का भी ना एक कोर्स होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं हम ITI किए हैं, हम डिप्लोमा किए हैं, इसी तरह से घड़ी बनाने का भी एक क्या था, कोर्स होता था उस समय। तो जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया, जो धर्म के संस्कारों को उनकी उपयोगिता और अनुपयोगिता के संबंध में विचार विमर्श करने के योग्य है, जो मनुष्य के लिए उनकी आवश्यकताओं व अनावश्यकताओं का विश्लेषण करने में सक्षम है। कम से कम ऐसे व्यक्ति को धर्म के रहस्य को जानने का अधिकार दिया जाता है। कम से कम ऐसे व्यक्ति को धर्म के बारे में जानने का अधिकार दिया जाना चाहिए। इसे केवल धर्माचार्यों तक ही सीमित नहीं समझना चाहिए। मतलब इनका टॉपिक का कहने का मतलब है कि जब कोई भी व्यक्ति अगर घड़ी के बारे में कोर्स किया है तो उनको सिर्फ घड़ी के बारे में ही उनको कोर्स को आइडिया है। और आगे कहता है कि जो भी धर्म गुरु होते हैं ना, धर्म गुरु, जैसे यहाँ पे बताया गया था, क्या समझेगा इस टॉपिक को, कम से कम ऐसे व्यक्ति को धर्म के रहस्य को जानकारी अधिक होना चाहिए। मतलब अगर मान लेते मैं पंडित हूं तो सिर्फ ये धर्म के बारे में मुझे ही सिर्फ जानकारी है और मैं चाह रहा हूं कि मैं किसी को ना बताऊं, तो ये गलत बात है। सारा व्यक्ति को बताएं ताकि वो भी धर्म के रहस्य को जान सके। क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं, जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, जहां तक हो सके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आपके सामने आज हाजिर हूं। लेखक बुढ़िया से बौद्धित्व की 8 फुट मूर्ति, कई बार पूछा गया है, 8 फुट मूर्ति लंबी सुंदर मूर्ति प्राप्त करने में कैसा सफल हुआ। लेखक ने बौद्धित्व, जो लेखक है उन्होंने बोधिसत्व की 8 फुट लंबी सुंदर मूर्तियां खेत की मेड़ पर पड़ी देखी है। खेत की मेड़ पर पड़ी देखी है। वह मथुरा के लाल पत्थर की थी। वह किसकी थी, मथुरा के लाल पत्थर में। बेहतरीन तरीके से जो भी व्यक्ति, जो भी स्टूडेंट्स आप में से क्रैश कोर्स को, सॉरी आप लोगों ने फाउंडेशन कोर्स को जो ज्वाइन किए हैं, सफलता कोर्स को ज्वाइन किए हैं, क्रैश कोर्स को ज्वाइन किए, वहां पे मैं बेहतरीन तरीके से इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में मैं एक्सप्लेन किया था। इसलिए मेरे दोस्त मैं कहता था कि अगर आप ऑब्जेक्टिव को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं ना, तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट बनती है क्लास का थ्योरी लेक्चर, जिसमें चैप्टर को बेहतरीन तरीके से समझाया जाता है। अगर चैप्टर आपको समझ में आ जाए ना, सारा क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व हो गया। मैंने पहले ही कहा था, मैं आज से 10 महीना पहले से आप लोगों का स्टडी करा रहा हूं, जो भी क्रैश को अपनों फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किए होंगे, ठीक है। तो वह मथुरा के लाल पत्थर की थी। जैसे ही लेखक उठने लगा तो एक बुढ़िया तमक कर बोली, बड़े चले हैं मूरत उठाने, बड़े चले हैं मूरत उठाने। ताकत तो है ये नहीं है अंदर में, जा रहे हैं मूरत उठाने। ये हमारा है। और बुढ़िया कह रही है, ईटा हमर ला गए, ईटा तू कहाँ लगा ही रे तू। वो कहता है कि ये हमारा है, इससे हम ना देवे और हमें ईटा ना देबो तो ना। हमसे कहता है, क्या बुढ़िया कहती है उस व्यक्ति से कि ईटा हम ना देबो तोरा, ईटा तू कहाँ ले जाही, ईटा हमर लागो, ठीक है। लेखक समझ गया कि रुपए की झनझनाहट गरीबी आदमी के हृदय में उत्तेजना पैदा करती है। लेखक ने बुढ़िया को 2 रुपये दिए और लेखक ने बुढ़िया को, अब लेखक सोचने लगा कि ऐसा तो मूर्ति मुझे मिलेगा नहीं, ऐसा तो मुझे मिलेगा नहीं। बुढ़िया जब कह रही है कि मेरा है तो मुझे कुछ बहाना ढूंढना होगा। अब क्या किया, लेखक ने 2 रुपया दिए और बुढ़िया ने लेखक को खुशी से मूर्तियां दे दी। लेखक को अंदाजा लग गया था कि वह गरीब है और गरीब हमेशा पैसा में बिक जाता है। पैसा में बिक जाता नहीं, क्योंकि उनको आवश्यकता होती है, सारा चीज नहीं बिकता है, ऐसा है, ठीक है। तो ये जो 2-4 क्वेश्चन जो था मेरे अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। संदेश भेजे जाने के बाद बड़ी बहुरिया की मन की स्थिति कैसी हो गई थी। अब जैसे ही बड़ी बहुरिया की संदेश भेजे जाने, उसके मायके जैसे संदेश भेजी गई थी तो उनके मन की स्थिति कैसे हो गई थी, इसके बारे में बताया गया है, समझिएगा। बड़ी बहुरिया संतप्त हृदय से अपने माँ के पास संदेश भेजती है
कि वे आकर उसे मायके ले जाएं और कहता है बड़ू बोरिया, कहता है हरगोविंद को कि जाइए मेरे मायके को कहिएगा कि हम भतवा साग खा लेंगे, हम जूठन खा लेंगे, लेकिन मैं ससुराल में रह नहीं सकता हूं। और हरगोविंद उनकी बातों को पहुंचाने के लिए उसके मायके चले गए थे, लेकिन संदेश भेजने के बाद वह पछता रही थी कि उसे यह संदेश नहीं भेजना चाहिए। वो भेजने के बाद वो मन ही मन सोचने लगे कि यह संदेश नहीं भेजना चाहिए था, क्योंकि संदेश सुनकर परिवार वालों को दुख पहुंचेगी। और संदेश जो मैं भेजा हूं हरगोविंद के माध्यम से, हो सके हमारे परिवार वाले अगर सुन ले, पढ़ ले, तो हो सके उनकी दुख पहुंचेगी। इसलिए वो अंदर अंदर पछता रही थी। अब उसका असली घर तो ससुराल ही है, और ससुराल ही है जो लड़की को एक बार शादी दे देने के बाद कटे, सही रहे गलत रहे, आपको वहीं पे झेलना होगा। वो इस तरह से सोच रही थी। कौन? बड़ी बहुरुइया। वही उसे रहना होगा, और क्योंकि एक बार शादी हो जाने के बाद वह मायके में उस अधिकार के साथ नहीं रह सकती है जैसे पहले रहा करती है। यह है लड़की। अरे लड़की मेरे भाई समझेगा, अगर आपका सिस्टर है आपके घर पे, लड़की समझेगा, ये अजीब सा जाति होती है। क्या? एक भगवान ने इन सब को एक अजीब सा प्राणी बनाया है। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग देखने जाते हैं, पसंद होता है वगैरह, होना चाहिए, लेकिन जो गर्ल्स होती है ना, गर्ल्स, वो आपके घर को नहीं देखते हैं। आपके घर कैसा है, आपका चाल चलन कैसा है, आपका फैमिली कैसा है, कुछ नहीं देखते हैं। और उसके पापा ने कहा कि आपको मैरिज करना होगा इनके साथ, वो आंख बंद करके, सर को झुका करके वो मैरिज कर लेते हैं। ये है मेरे लाल लड़की की सबसे बड़ी पावर। दर्द जो क्षमता होती है ना, दर्द सहने का, ये सबसे बड़ी क्षमता होती है गर्ल्स का। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं सर अगला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है ना 2-2 मार्क्स का। क्या है? 2-2 मार्क्स का। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके पेपर में, तो आप अपने हाथों से यूं ही 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन ना छूटे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की 2 रचना का नाम लिखे। एक हो जाएगा सर अशोक के फूल, एक होगा आलोक पर्व। ठीक है, अशोक के फूल और आलोक पर्व। आते क्वेश्चन 2, सचिनंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखे। जो सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, इस सब के बारे में ना 2-2 क्वेश्चन आएगी, और आपको सही ढंग से लिखना भी होगा। ठीक है, जैसे भरगदूत और हरी घास पर क्षण भर, ये था हम लोगों का 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। जगधर के मन में किस तरह की ईर्ष्या का भाव जागा और क्यों? जो जगधर बाबू है उसके मन में किस प्रकार की ईर्ष्या जागी और इसका क्या उपाय था, क्यों ऐसा भाव जागी थी, तो इसके बारे में आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। तो समझते हैं सर इसके बारे में भी हम लोग बेहतरीन तरीके से, ताकि हम लोगों को पता चले जगधर के मन में किस तरह की ईर्ष्या का भाव जागा और क्यों। तो जगधर जब भैरव के घर यह पता करने पहुंचा कि सूरदास के घर आग किसने लगाई, तो उसे पता लगा कि भैरव ने ही सूरदास के, भैरव नहीं, सूरदास की झोपड़ी पर आग लगा दिया था। आगे कहता है क्या कि सूरदास के घर आग लगाई थी। इसके साथ ही उसने सूरदास के पूरे जीवन भर की जमा पूंजी भी चुरा लाई थी। मतलब जैसे मैंने आग लगा दिया तो उसके घर पे जो भी था मैं पहले ही निकाल कर ले लाया था। आगे कहता है यह जमा पूंजी 500 से अधिक थी। जगधर जानता था कि ये इतना रुपया है जिससे भैरव की जिंदगी की सारी कठिनाइयां पल्लव दूर हो सकती है। भैरव की चांदी होते देख जगधर के मन में ईर्ष्या का भाव जगा। यह है सर हमारा क्वेश्चन, जो मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताया हूं। कोया किसे कहते हैं उसकी विशेषता बताएं। ये क्वेश्चन अभी जाकर देखिए आप जैक बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट नहीं, ऑफिशियल रूम पे जो रांची में स्थित है वहां पे जाके देखिएगा, जहां पे पेपर छप रही है ना वहां पे ये क्वेश्चन ऑलरेडी छप चुका है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए ये जो 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और मेरा जो बचा हुआ है तीसरा क्वेश्चन, इस सब क्वेश्चन के बारे में ना मैं चाह रहा हूं कि एक अलग से मैं वीडियो अपलोड करूं, ताकि आप लोगों को जल्दी से समझ में आए। एग्जाम से पहले एग्जाम की तैयारी कर ले। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जो अभी तक हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो आंखें बंद करके टेस्ट सीरीज लगाइए। ये आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि आपकी तैयारी इसमें कितनी हो चुकी है और कितनी करने की आवश्यकता है और आपकी बाकी है, क्योंकि इसमें ना पूरे झारखंड के बच्चे टेस्ट लगा रहे हैं। और इस तरह से आप लोग ना 30 में से कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं, कितना क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, कितना क्वेश्चन ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, सारा चीज यहां ना आपको दिखेगी। सारा चीज, जो भी क्वेश्चन का गलत किए तो उसका सही उत्तर क्या है, सही सॉल्यूशन क्या है, सारा चीज ना यहाँ पे बेहतरीन तरीके से आप लोगों को दिखेगा। तो इस टेस्ट सीरीज को जितना ज्यादा हो सके
अपने फ्रेंड को एक एक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दे, ताकि वो भी टेस्ट लगाकर अपनी तैयारी को अच्छी तरह से जान सके। बात रही इसका फी कितना है, तो याद रखिए इसका फी इतना नॉर्मल है, इतना नॉर्मल कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि गुटखा के बराबर हम लोग का फी होगी। एक टेस्ट सीरीज का प्राइस 4 रुपया है, 25 टेस्ट सीरीज मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपका 5 सब्जेक्ट है, तो 5 सब्जेक्ट में 5-5 टेस्ट सीरीज मिलेगी। 5-5 नहीं बल्कि इससे ज्यादा मिलेगी, मैं 5 की मैं बात कर रहा हूं। जैसे इंग्लिश कोर अगर लिए है ना, तो इंग्लिश कोर में 8 टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो याद रखिए इस तरह से ना आपको 99 रुपीज प्राइस है, जहां पे आप टेस्ट लगाकर अपने टेस्ट के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और बेटर बना सकते हैं। और यहाँ पे टेस्ट में ना सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन होगी आपके एग्जाम 2024 के अकॉर्डिंग। इसी तरह से अगर वीडियो प्राप्त करना चाहते हो तो बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद कैसा अंदर से फील हुआ है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में जबरदस्त।